नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज पूरा देश याद कर रहा है, नमन कर रहा है। 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। मनमोहन सिंह को भले ही एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, लेकिन उन्होंने देश के लिए कई ऐतिहासिक फैसले किए। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसकी बुनियाद में मनमोहन सिंह है। 1991 से 96 तक देश के वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने ही देश को आर्थिक संकट से उबारा था। लाइसेंस राज खत्म कर आर्थिक उदारीकरण के नए युग की शुरुआत का श्रेय मनमोहन सिंह को ही जाता है। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार कानून के जरिए मनमोहन सिंह ने देश को एक नई दिशा दी। सूचना का अधिकार कानून बनाकर उन्होंने लोकतंत्र में जनता के अधिकारों को नई दिशा दी। भले ही उनके राजनीतिक विरोधी उनकी आलोचना करते रहे हों, लेकिन उनकी सादगी और दूरदर्शी सोच का हर कोई काल रहा है। आइए आपको पहले सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी समेत दूसरे नेताओं ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को कैसे याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी, इनके निधन का हम सभी को बहुत बहुत दुख है। देश के सेवा करते हुए कई अच्छे कार्य भी उन्होंने किए हैं। एक अर्थशास्त्री के रूप में उनका किया हुआ कार्य भी बहुत सराहनीय रहा है। ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से निकल जाना निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और उनका जो परिवार है, उस परिवार के दुख में हम सभी लोग शामिल हैं। माननीय मनमोहन सिंह जी दुनिया में नहीं रहे। उनका भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कब बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए हैं। पूरा देश आज दुखी भी है। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। सहज, सरल, सौम्य, शिष्ट मनमोहन जी को
मेरा प्रणाम। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें। मनमोहन सिंह के कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। संसद में तत्कालीन विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से उनकी शायराना अंदाज में हुई नोकझोंक भी काफी वायरल है। सुषमा स्वराज ने शायरी के माध्यम से सरकार पर सवाल उठाया था, तो मनमोहन सिंह ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया था। वो भी आपको सुनवाते हैं। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। She narrated an Urdu couplet. I would also do so and say, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। और इस पर बातचीत करने के लिए तो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अकुश श्रीवास्तव, एडिटर नवोदय टाइम्स, शीतल पी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। अकुश जी, पहला सवाल आपसे है कि मनमोहन सिंह एक ऐसे नेताओं में शुमार होते हैं जो विपक्ष के लिए भी उतने ही अजीज थे। बेशक अब विपक्ष का धर्म ये था कि भाई वो सवाल पूछे सरकार से और निशाने पर ले, कमेंट करे, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपने लिए किसी के दिल में बैर पैदा नहीं किए। उन्होंने हर किसी के दिल में जगह बनाई, एज अ पॉलिटिशियन भी। अकुश जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी सर। हाँ, सॉरी, मैं आवाज नहीं आ पा रही थी, अब आ गई। हाँ अच्छा जी, बताएं। मैं ये पूछ रहा था कुछ सर कि मनमोहन सिंह उन नेताओं में शुमार रहे जिन्होंने विरोधी राजनेताओं के दिल में भी उतनी ही जगह बनाई जितनी दोस्तों और साथी राजनेताओं के दिल में जगह बनाई। एक काबिलियत थी उनकी। कम बोलते थे लेकिन उनके फैसले बड़े सटीक होते थे, उनका जवाब बड़ा सटीक होता था। और राजनीतिज्ञ बेशक बहुत मंझे नहीं रहे हो, शुरू से नहीं रहे हो, लेकिन जिस तरह की नीतियां उन्होंने बनाई, चाहे आरटीआई हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे बाकी चीजें हो, उन्होंने देश को काफी आगे बढ़ाया। देखिए, मनमोहन सिंह को जैसे उन्होंने कहा था ना कि मुझे इतिहास दयालुता के साथ याद करेगा, उनको उम्मीद थी और सचमुच हम सब उनको वो पूरी उम्मीद पर खरे उतर रहे हैं। आज कल से जब से 24 घंटे लगभग होने वाले हैं, 20-22 घंटे हो चुके हैं, और उनके निधन के बाद से मुझे तो कम से कम कोई ऐसा नहीं मिला जिसने उनकी आलोचना की। जो कट्टर आलोचक रहे हो, जो उन्हें उनके दौर के दौरान मौन 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 कह करके बुलाते थे, वो आज भी कह रहे हैं कि कितना शालीन आदमी था। और सच बात है, एक शालीन राजनीतिज्ञ का जाना किसी भी अन्य पदवी से, अन्य तुलना से बड़ा है। और अब इस समय खास तौर से जब वो दौर बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसमें जाना। और उनकी नीतियों को लेकर के जो हम 5-6 नीतियों की बात करते हैं, ये वैसे ही है जैसे। अकुश जी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर उदित राज जुड़ रहे हैं, उनके पास रुख कर लेते हैं। उदित राज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? आपकी मुलाकात कभी हुई तो क्या बात हुई, और आपके जहन में वो कैसे उभरते हैं? मैं कई बार उनसे मिला, लेकिन दो ऐसे वाकयात हैं जिनको मैं याद करता हूँ और करता रहूँगा। 2003 में मैंने उनसे समय मांगा मिलने के लिए, और मुझे पहुंचने में देरी हो गई। इंतजार कर रहे तो उन्हें कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा कि आप देर हो गए, बताइए किस बात का। फिर बैठ गए, फिर ऐसे इनकम टैक्स के बारे में कुछ और विषयों के बारे में चर्चा होने लगी। फिर अंत में उन्होंने पूछा कि कोई काम है जिसकी वजह से आए? हमने कहा मुझे
इंडिया हैबिटाट का मेंबर बनना है। उस समय इंडिया हैबिटाट सेंटर के मनमोहन सिंह जी अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। वो रिकमेंड किया, मैं बना भी। एक बार और हुआ कि 2017-18 में कुछ लोग हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का इसमें इनपुट आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। हम कहा ट्राई कर लीजिए, अगर वो समय देते हैं। वो गए तो फिर मनमोहन सिंह जी ने बड़ा अच्छा एक्नॉलेज किया कि मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन के रूप में पूरे देश में मैं गरीबों दलितों की लड़ाई लड़ा। तो मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ उनका कि ऐसे शब्द हमारे लिए उन्होंने इस्तेमाल किए। और कई बार मिला जब लोकपाल बिल का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय मैं मनमोहन सिंह जी से मिलने गया, तो हमने बहुजन लोकपाल बिल पेश किया था। तो हमने कहा कि सर इसमें इसको भी कंसीडर किया जाए। अंत में वो कंसीडर हुआ भी, और चार बिल हैं उसमें। एक तो जनसत्ता के जयप्रकाश ने जनसत्ता बिल, उनका बिल था। एक अरुणा रॉय जी का था। एक कहा जाए तो अन्ना हजारे और केजरीवाल का ज्वाइंट था। एक हमारा बिल था। वो अंत में आरक्षण हुआ भी। मैं आज एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि जो उनके 2 साल प्रधानमंत्री के आखिर में थे, वो बहुत कष्ट के गुजरे, वो बहुत ही कष्टमय गुजरे थे। जो उनकी सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे कि कोयला चोर कहा गया था, और उनको G2 स्पेक्ट्रम का चोर कहा गया था, और वास्तव में बड़े मुश्किल के दौर थे। हम जानते हैं थोड़ा बहुत। क्या आज वो माफी मांगेंगे? अन्ना हजारे क्या माफी आज मांगेंगे? अभी भी अन्ना हजारे की माफीनामा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बाद में सरकार बदल गई, बदनाम बहुत हुए, और फिर मुकदमा भी चला G2 स्पेक्ट्रम कोल आवंटन में, लेकिन साहब उनकी सरकार के ऊपर दाग नहीं लगा। तो जिस तरह से उनके आखिरी का जो कार्यकाल था उसको बदनाम करने की कोशिश किया, आज तो कम से कम उन्हें माफीनामा देना चाहिए देश के सामने। पूर्व प्रधानमंत्री को तो स्वभाव से मृदु, पेशेवर तौर पर ईमानदार, राजनीतिक रूप से सदाशयी, स्पष्टवादी व्यक्ति थे वो बात। और जिस दौर में वो राजनीति कर रहे थे या फिर जिस दौर में वो प्रधानमंत्री बने, उस वक्त देश थोड़े मुश्किल हालात में तो था। तो वहां पर कंट्री को स्टैब्लिश करना और फिर देश को आगे बढ़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, और बखूबी उसको निभाया उन्होंने उस जिम्मेदारी को। उदित राज जी, देखिए 2008 में जब पूरा वर्ल्ड में रिसेशन था, लेमन ब्रदर्स बैंक कोलैप्स अमेरिका में हुआ, तो पूरे यूरोप में मंदी आई, और अमेरिका में तो मंदी आई ही थी। भारत को मंदी से उन्होंने बचाया था। और कितने ऊंचे स्तर के अर्थशास्त्री थे। एक चीज के बारे में मैं और बता देना चाहता हूं कि जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी का उन्होंने कहा था कि इसका असर 15 साल होगा। तो वो वास्तव में सही हो रहा है। एमएसपी इस देश में ध्वस्त हो चुकी है। छोटा जो कारोबारी है उसकी हालत खराब है, और जो डीमोनेटाइजेशन उसका असर अभी चल रहा है। ऐसे थे मनमोहन सिंह जी, जो प्रोडक्ट किया वो सही बात आज भी हो रही है। तो एक अर्थशास्त्री के रूप में उनका कोई सानी नहीं थी। एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए हम याद करते हैं कि वो अपने ऑफिस में बैठते थे जी, और विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के या कहा जाए पेशा के लोग आके उनसे मिलते थे और उनकी बात सुनते थे। तो अब तो प्राइम मिनिस्टर से डेलीगेशन तो मिलते ही नहीं। वो प्राइम मिनिस्टर हमेशा चुनाव प्रचार में रहते थे। और मनमोहन सिंह जी राजनीति और गवर्नेंस, गवर्नमेंट के अंदर एक लाइन खींचा था
कभी कभार चुनाव के दौरान जी। एक आध दो रैली करते थे, बाकी वो सरकारी काम करते थे। अब तो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो सरकारी काम छोड़ करके बाकी वो चुनाव प्रचार में ही रहते हैं। यही हालत है कि आज जीडीपी डाउन है जी, यानी और कि उदित राज जी, इन्फ्लेशन जो बढ़ गया है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज्यादा उदार होगा, मुझे लगता है उन्होंने जो समय आकलन किया था वो आज बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद उदित जी, हमारे साथ आप जुड़े और अपना कीमती वक्त हमारे साथ रखा। मैं इस वक्त सीधा रुख करूंगा, हमारे साथ शीतल पी सिंह जुड़े हुए हैं। शीतल सर, सवाल इस बात को लेकर है कि जो बात अभी थोड़ी देर पहले अक्कू सर भी कह रहे थे कि जब उन्होंने कहा था कि इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज्यादा उदार होगा, तो वो समझ रहे थे कि उन्होंने जो काम किया है उसको न सिर्फ याद किया जाएगा बल्कि उसका बेटर मूल्यांकन भी होगा आने वाले समय में। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है और उसको समझने के पीछे उनकी क्वालिफिकेशन है और जिस क्वालिफिकेशन ने भारत में आमूल-चूल परिवर्तन करके दिखाया। जब वो चंद्रशेखर जी ने पहले उनको एंगेज किया, उस समय जब अर्थव्यवस्था की हालत ये थी कि हमारे पास लगभग उतना ही फॉरेक्स रिजर्व था जितना आज पाकिस्तान के पास है, 3 बिलियन के आसपास। वहां से, और जब उन्होंने अपनी लेगेसी छोड़ी 14 में, उस समय 300 बिलियन का हमारे पास फॉरेक्स था। तो निर्यात हमारा 300-400 बिलियन था, जो आज भी लगभग वही है। मैन्युफैक्चरिंग की जो दशा वो छोड़ गए थे, उसमें भी कोई हम विकास नहीं देख रहे जी। उन्होंने लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जो ढेर सारे कानून बनाए, जनता को एम्पावर किया, राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, जिसको आज डाइल्यूट करके खराब किया जा रहा है और लगभग ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में अब उसका कोई उत्तर नहीं दिया जाता। हम जब देख रहे हैं कि एजेंसियों का किस तरह से बेशर्म इस्तेमाल हो रहा है अपोजिशन और सबके खिलाफ, और उसमें करप्शन आ रहा है जगह जगह। आज ही एक खबर आई कि हिमाचल में सीबीआई ने ईडी ऑफिस पे छापा मारा और 1.5 करोड़ के आसपास नकदी बरामद की। ईडी के अफसर रिश्वत ले रहे थे। ये सब जो हुआ हमारे देश में उसके बाद, तब मनमोहन सिंह की उपस्थिति का पता लगता है। और देखिए, उनके जमाने में उन्होंने 200 से ज्यादा बार प्रेस का सामना किया। बिल्कुल। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ही नहीं। पूरी दुनिया में भी इसी बात की जिक्र हो रही है कि आर्थिक उदारीकरण के नायक के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। पूरी वर्ल्ड मीडिया की अगर बात करें, शकील अहमद इस वक्त नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। शकील अहमद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के चैनल पर। और मेरा पहला सवाल आपसे है कि पूरी वर्ल्ड मीडिया इंक्लूडिंग इंडिया, हम तो जानते ही हैं, हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं पूर्व प्रधानमंत्री के किरदार से, लेकिन वर्ल्ड मीडिया भी उन्हें आर्थिक उदारीकरण के नायक के तौर पर ही पेश कर रही है आज की तारीख में। शकील जी, जी शकील जी, आपका एक बार माइक जरा चेक कीजिएगा, शायद आपकी आवाज, एक बार माइक चेक कीजिएगा। तो शकील अहमद जी से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अक्कू सर के पास चलते हैं। अक्कू सर, ये जो वर्ल्ड मीडिया की बात मैं इस वक्त कर रहा था, आर्थिक उदारीकरण के महानायक के तौर पर CNN एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसमें लिखता है कि वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर भारत के उभरने का रास्ता तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तैयार किया। 92 साल की आयु में उनका निधन हो गया है। फिर आगे ये अखबार ये भी लिखता है कि भारत और अमेरिका के बीच मधुर संबंधों के एक नए युग की शुरुआत की, जिसके कारण 2008 में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। और पाकिस्तान का अखबार है द डॉन, जानते होंगे आप, उसमें भी कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं। आर्थिक उदारीकरण के नायक के तौर पर उनको पेश किया गया है। देखिए, आर्थिक उदारीकरण के नायक तो वो थे ही। इसमें कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुनिया का जो दुनिया को जानता है, वो ये इनकार नहीं कर सकता कि वो आर्थिक उदारीकरण के नायक थे। 91 में, क्योंकि मैंने पुस्तक भी उदारीकरण को लिखी हुई है, तो 91 के बाद जो दौर देश में बदला है, आज जिसको हम फल फूल रहे हैं, आज इसकी फसल हम काट रहे हैं और आने वाले कई सालों तक काटेंगे। क्योंकि उस दौर तक, 91 के पहले तक, आप सोचिए कि सरकारी नौकरी के अलावा बाकी नौकरियां और कितनी होती थी, वो कहाँ होती थी। आज
सरकारी नौकरियां तो कम है, लेकिन इतर नौकरियां इतनी है कि हमारे देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है। तमाम झटकोले खाने के बाद भी हम मजबूत हैं। दुनिया हम आर्थिक संकट में फंसी हुई है, लेकिन हमारा देश अगर बचा हुआ है तो उसका आधार स्तंभ मेरा मानना है कि मनमोहन सिंह रहे हैं। उन्होंने तमाम विवादों के बावजूद भी अपनी बात को रखा और ठीक से आगे बढ़ाते रहे। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाई शकील अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है। शकील अहमद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मनमोहन जी के जो उनका जो कार्यकाल रहा, उनके जो कार्य रहे और जो वर्ल्ड मीडिया डिस्कस कर रहा है, जो वर्ल्ड मीडिया लिख रहा है उनके लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक बड़ा लॉस। निश्चित रूप से उनका जाना न केवल उनके परिवार के लिए, न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि पूरे देश की का बड़ा नुकसान है। और एक अच्छे इंसान का, वो बड़े नेता थे, बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ब्रिंक से हमारी इकोनॉमी को फिर बैक किया। 91 में हमारा सोना गिरवी था। ये सारी दुनिया इस बात को जानती है, मानती है। मुझको सौभाग्य प्राप्त था उनके मंत्रिमंडल में, पहले मंत्रिमंडल में उनके साथ काम करने का, उनके अधीन। तो जो स्नेह, जो प्यार, जिस शालीनता और जिस सभ्यता से वो लोगों से मिलते थे, वो मिसाल थी अपने आप में। वो जितने बड़े अर्थशास्त्री थे, जितने बड़े राजनेता थे, 6 बार राज्यसभा के मेंबर रहे, वित्त मंत्री रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, न जाने फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, क्या गवर्नमेंट के एडवाइजर रहे, लेकिन वो जितना बड़ा पद पे, इतने बड़े बड़े पदों पे वो पहुंचे, उससे बड़े वो इंसान थे। उनके बारे में उर्दू का एक छोटा सा शेर उनको देख के याद आता था। हम लोग तो उनके बहुत छोटे, बहुत कनिए थे, लेकिन इतनी शालीनता से मिलते थे। तो उर्दू का एक शेर है छोटा सा, कि आपसे झुक के जो मिलता होगा, आपसे झुक के जो मिलता होगा, उसका कद आपसे ऊंचा होगा। और यकीनन मनमोहन सिंह जी का कद जो है वो बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा कद था उनका। और विकास की गाथा उन्होंने की। और एक बात जो बहुत है, जो दुनिया में बहुत कम होती है, कि लोग सत्ता हासिल करने के लिए, पावर हासिल करने के लिए देश को दांव पे लगा देते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने देश के विकास के लिए अपनी सत्ता को दांव पे लगा दिया था। आपको इंडो यूएस न्यूक्लियर डील याद होगा। हम लोग तो वोटिंग के समय में हाउस के अंदर थे, बहुत मुश्किल से हम लोगों का, तो केवल हम लोग वहां, हमारे गठबंधन के अंदर से भी उसका विरोध था। और हमारे गठबंधन के कुछ साथी उस नाम पे अलग हो गए थे, उन्होंने वोट किया हमारे खिलाफ। मुश्किल से 15-20 वोट से हमारी सरकार बच पाई थी मनमोहन सिंह जी की। लेकिन उनको कोई जरूरत नहीं था, कोई ये नहीं था। लेकिन जिस दिन से डॉक्टर मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश जूनियर जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके बीच ये फैसला हो गया कि हम न्यूक्लियर समझौता करेंगे, मनमोहन सिंह जी की बहुत साफ सोच थी कि पोखरान 2 के बाद हम पर बहुत सी बंदिशें लगी थी, जिससे हमारे नौजवानों को टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है, हम नहीं जा रहे हैं, तो उससे देश को फायदा होगा। इसलिए उन्होंने अपनी सत्ता को दांव पे लगा के देश के विकास का काम किया था। ये बड़ी बात थी उनकी। देश हमेशा और दुनिया हमेशा उनको अच्छे नाम से याद करेगी। और उन्होंने जो कहा था कि फ्यूचर जनरेशन विल जज मी फेयरली, आज जो देख रहे हैं उनको जो श्रद्धांजलि दी जा रही है क्रॉस द पार्टी लाइन, और नॉन पॉलिटिकल लोग, समाज के दूसरे वर्गों के लोग, यही है कि हिस्ट्री ने उनको पहचाना और आज उनको सम्मान, देश का हर वर्ग उनको सम्मान दे रहा है। बिल्कुल शकील जी, बहुत सही कहा आपने कि एक उदार नेता के तौर पर उनको देखा जाएगा। जो बात उन्होंने कही थी आज बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शकील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार शीतल पी सिंह जी बने हुए हैं और अकुश श्रीवास्तव जी भी बने हुए हैं। शीतल साहब, सवाल आपसे ये है कि मनरेगा जैसा एक कार्यक्रम जो हालांकि बाद में मौजूदा सरकारों के दरमियान आलोचना के घेरे में रहा, लेकिन एम्पावरिंग का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, जहां पर आपने गांव तक के लोगों के लिए रोजगार की एक सुनिश्चित व्यवस्था कर दी थी। उसके नतीजे देख लीजिए। अभी व्हीकल पॉपुलेशन में 15% की गिरावट आ गई है, जिसमें 20% स्कूटर्स की है, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के हाथ में पैसा दिया
जो उसको जीवन के यापन के लिए खर्च करते हैं तुरंत, और फिर वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। बिल्कुल। अब जो हो रहा है उससे हम देख रहे हैं कि 1% लोगों के पास तो बहुत सारा संकेंद्रण होता जा रहा है, बाकी सारे लोगों में मध्य वर्ग समेत हताशा फैलती चली जा रही है और एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ रहा है। उन्होंने उस समय हमारे देश का नेतृत्व किया जब 2008 में आर्थिक सुनामी आई हुई थी। कोरिया जैसे देशों की 1/3 इकोनॉमी उड़ गई थी, लेकिन ये देश बचा रहा। बचा ही नहीं, उसके बाद उसने 9% तक की ग्रोथ करके दिखाई, और उसके बाद वो चुनाव लड़े, और उस चुनाव में हालांकि उनके वामपंथी सहयोगी अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो अमेरिका के साथ परमाणु संधि की, उस संधि के बाद उस चुनाव में भी बहुत अच्छे ढंग से वो जीते। तो उसके बाद तो राजनेता भी बन गए थे स्टेट्समैन से, और उस चुनाव में उनके होने और उनके फैसलों का बहुत असर था। उनके पूरे 10 साल के कार्यकाल में देखिए कि तमाम ऐसे कानून बने जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, एक सीरीज है पूरी। और ठीक वो समय था जब एक मीडिया ऑनस्लॉट ने उनको टार्निश करने की कोशिश की, और आप सोचिए उनके यहाँ आज सब लोग क्या कह रहे हैं। उनके यहाँ तो सीबीआई का छापा मारा गया था। कोयले के जो सेक्रेटरी थे मिस्टर गुप्ता, आईएएस किसी को फोन कर लीजिए, वाउच करते हैं जिन कुछ अफसरों पर देश में, मिस्टर गुप्ता उनमें से एक थे। उनको जेल जाना पड़ा, और केस क्या था? फर्जी। बाद में विनोद राय साहब ने एक्सेप्ट किया कि वो सब स्पेकुलेटिव था। स्पेकुलेटिव चीजों पर हम लोगों ने, उसमें हम सब लोग जिम्मेदार हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बहुत समय तक बातें जीवन भर करते रहे हैं। हम सब लोगों ने उस धारा में बह के, बिल्कुल सही बात है। शीतल जी, हमारे साथ इस वक्त सलमान खुर्शीद सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान खुर्शीद सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मनमोहन सिंह जी का जाना एक बहुत बड़ा लॉस है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, साथ ही साथ देश के लिए, और जो फैसले उनके रहे। लेकिन उनकी एक बात जिस पर हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि उन्होंने जो एक लाइन कही थी कि भविष्य में मुझे एक उदार नेता के तौर पर या फिर उदार शख्सियत के तौर पर याद किया जाएगा। वो जो बात उन्होंने तब कह दी थी वो आज समझ आ रही है कि उन्होंने किस प्रोस्पेक्ट में कहा था और उसके मायने क्या थे। यकीनन ये बात बिल्कुल सही है, और हम तो ये मानते हैं कि सिर्फ उदार ही नहीं, परंतु जो एक दूरदृष्टि और इस देश को एक मजबूत देश बनाने में जो उनका योगदान था, और जो कुछ आज किसी चीज़ का भी कोई श्रेय ले आज के दिन, उसकी बुनियाद, जो उसका आधारशिला उसकी थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था की से संबंधित जो नीतियां थी उस पर है, ये मानना पड़ेगा। और इसलिए जो कुछ भी उनके आने से पहले हुआ था उसके लिए भी बहुत लोग हैं जिनको श्रेय मिलना चाहिए। जो स्टेट इकोनॉमी थी वो गलत नहीं थी। स्टेट इकोनॉमी को बनाया गया था उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, और जब जो स्टेट इकोनॉमी में रिफॉर्म लाने की बात करी, सुधार लाने की बात करी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, पहले फाइनेंस मिनिस्टर के होते हुए और फिर प्रधानमंत्री होते हुए, वो एक नया युग आया, हमारी अर्थव्यवस्था में एक नया युग आया। और मैं समझता हूँ हम उनका कितना भी आभार प्रकट करें वो कम होगा। सलमान सर, एक सवाल ये भी है कि आपकी क्या बातचीत होती थी मौजूदा राजनीति को लेकर या फिर अभी की राजनीति को लेकर, क्योंकि आप उनके साथ, आप उन नेताओं में शुमार होते हैं जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ काम किया, उनकी कैबिनेट में काम किया। नहीं, उनके साथ काम तो बहुत लोगों ने किया, बहुत अच्छे लोगों ने काम किया, मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। और क्योंकि आखिरी 1.25 साल 1.5 साल मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा, और फॉरेन मिनिस्ट्री में उनको विशेष ज्ञान था और विशेष उनको रुचि थी फॉरेन मिनिस्ट्री में। तो इसलिए, और वो समय वो था कि जब कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी श्रीलंका में, श्रीलंका के साथ हमारे संबंध जो थे उस समय तमिल समाज को लेकर बिगड़े हुए थे, और बहुत सारा विरोध हो रहा था जाने पर वहाँ पर, और कॉमनवेल्थ में जाकर उनसे वार्ता करने में। डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी और कारणवश नहीं जा पा रहे थे, तो वहाँ जब मैं गया था उसके बाद बैठाकर उन्होंने बहुत विस्तार से मुझसे पूछा कि वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कॉमनवेल्थ में कहाँ कहाँ पर लोग एक साथ हैं, कहाँ लोग अलग हैं। वैसे ही जब हम केजरीवाल जी के साथ हमारा एक आमने सामने का एक विरोध हो रहा था,
और उनसे बातचीत करने के लिए एक ग्रुप को बनाया गया था। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि प्रणब जी को उसका वो संचालन करने का मौका दें। उसमें भी उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप उसमें इसलिए रहो कि ये हिंदी भाषी लोग हैं और हिंदी भाषी लोगों के साथ जो उत्तर प्रदेश से आता है, उत्तर प्रदेश से बात करने वाला जो है उनके साथ ज़्यादा सफल रहेगा, कामयाब रहेगा। तो वो प्रयास ये करते थे कि कभी किसी को बुरा ना समझ के उसे अलग ना करें, हर एक में कोई अच्छाई निकाल कर उस अच्छाई का आगे बढ़ाने का प्रयास किया करें। और ये बैठकर घंटों उनसे ये बात कोई व्यक्ति कर सकता था। हमने अफगानिस्तान के संबंध में उनसे बहुत विस्तार से समय समय पर बात होती थी और जिस तरह से दूरदर्शिता से वो बताते थे कि आप इस राह पे चलें, आप इस रास्ते चलें, मैं समझता हूँ उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और हमारे देश को बहुत कुछ फायदा हुआ। सलमान सर, एक आखिरी सवाल लूंगा, थोड़ा सा लीग से हटके एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक स्टेट्समैन के तौर पर, और जो योगदान उनका देश के लिए रहा ताउम्र, क्या उनके साथ देश ने या हमने न्याय किया? क्या इस बात की कभी समीक्षा होगी? देखिए, जब वो ये कह गए कि हिस्ट्री विल ट्रीट मी काइंडर, तो वो इतिहास जो है वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन का नहीं होता। आज वो हमारे बीच में नहीं है और आप ये मान के चलिए कि इतिहास भी लगातार आगे बढ़ रहा है, चलता जा रहा है और कभी ना कभी समीक्षा होगी और कभी ना कभी ऐतिहासिक व्यवस्था को समझने की कोशिश की जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि वो लोग जिनको ज्ञान इतिहास का है और जो लोग इतिहास पे शोध करेंगे, वो यकीनन डॉक्टर मनमोहन सिंह को और लोगों की बनिस्बत बहुत ऊंचा पाएंगे, बहुत बड़ा पाएंगे। लेकिन हमको जो विशेष बात उनकी याद आती है वो उनकी करुणा, उनका कंपैशन और उनका अपनापन, और जिस तरह से वो अपने से छोटे लोगों को, अपने से कम लोगों को बहुत कंफर्टेबल फील करने की का प्रयास करते थे और जैसे उनको आगे बढ़ाने की कोशिश वो करते थे, वो बात कभी भूली नहीं जाएगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, और उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ काम उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने बताया कि उनका नेचर किस तरीके का और किस तरह से वो शालीनता से लोगों से मिला करते थे। मैं अंकुश श्रीवास्तव सर के पास जा रहा हूँ, तो शीतल सर आपके पास आऊँगा। अंकुश श्रीवास्तव सर, कैसे याद करेंगे मनमोहन सिंह को आज की तारीख में, या फिर आने वाले भविष्य में 10 साल 20 साल के बाद उनको कैसे देखा जाएगा? मुझे तो लगता है कि जो उन्होंने किया उसके बारे में सब लोग बात करते रहेंगे, लेकिन राजनीति में शराफत के युग का अंत हो गया है और ये मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ। जितनी शराफत थे, जितना शालीनता थे, जितनी शिष्टता थे, जितनी सभ्यता थे, इस पद पर रह करके उन्होंने काम किया, वो बहुत मतलब बहुत ही अकल्पनीय है। खास तौर से उनकी पार्टी में भी उनका विरोध होता था, उनके ऊपर दबाव बहुत सारे होते थे, आला कमान के बहुत दबाव होते थे, सोनिया गांधी और बाकी लोगों के दबाव होते थे। उनको मुश्किल भी हुई है, राहुल गांधी ने उनके अध्यादेश को फाड़ दिया था। सबके बावजूद बहुत शालीन होकर के, बहुत खासतौर से दूसरे कार्यकाल के दौरान बहुत दिल महसूस आपको जी, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। यही सवाल मैं शीतल जी से ले लेता हूं। सर, आप कैसे देखते हैं, आपका आकलन क्या कहता है? वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का ईमानदारी से अंतिम क्षण तक प्रयास किया, जब तक उनके हाथ में सत्ता थी जी, और उन्होंने उसको बरता। वो उनके बारे में, उनके साथ सुरक्षा में लगे हुए एक आईपीएस ऑफिसर ने, जो आज बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में मंत्री, एक बड़ी मार्मिक पोस्ट डाली है कि वो चूंकि उस इकाई में थे जो प्रधानमंत्री के साथ 24 घंटे रहती है, और उनको याद है कि जब उनको बीएमडब्ल्यू में बैठने के लिए कहा जाता था जो प्रधानमंत्री के लिए नियत है, तो वो हर बार वहीं खड़ी अपनी मारुति 800 को देखा करते थे और कहते थे मुझे इसमें कंफर्ट नहीं आता, मुझे अपनी गाड़ी प्रिय है। ये थी उनकी सादगी। जो आदमी इस देश को 3 बिलियन के रिजर्व से 300 बिलियन तक लाया, वो उसमें ये सब चीजें थी नहीं कि बीएमडब्ल्यू हो, 10,000 करोड़ का जहाज हो, रोज चुनावी यात्राएं हो, इधर उधर का पैसा हो, और उनसे मिलते समय आप कारपोरेट्स की हालत देखिए। वो चित्र पब्लिक डोमेन में है। उनसे जब मुकेश अंबानी मिलने आए तो झुके हुए दूर खड़े हुए,
आज मुकेश अंबानी के चित्र वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ किस हाल में, और उनको क्या नहीं है। उसके अलावा कहा गया, संसद में कहा गया रेनकोट पहन के नहाते हैं और तमाम बातें। लेकिन उनके जमाने में संसद में क्या था जो आप दिखाना चाह रहे थे, आपका वो थोड़ी शुरू में नहीं आया। शेर व शायरी में बात हो रही लीडर अपोजिशन से, बिल्कुल हंस रहे हैं लोग, खुशी खुशी बात कर रहे हैं। वो खूब उन्होंने कड़ी आलोचना करने की कोशिश की, सामने कोई रिफ्लेक्शन नहीं। आजकल तो गाली गलौज की नौबत है, हाथापाई की नौबत है, धक्के हो रहे धक्का मुक्की हो रहा है। बिल्कुल, तो ये संसद को, ये लोकतंत्र को इस हालत में पहुंचाने वाले, जब आप इस दौर को देखते हैं और उनको याद करते हैं, तो फिर समझ में आता है कि एक लोकतांत्रिक देश के प्रधान का क्या मतलब होता है। बिल्कुल, और एक आदमी जिसने 200 से ज्यादा बार प्रेस का सामना किया, उसको हमने मौन क्यों उपाधि दी। बिल्कुल, आपने ये बात, ये लाइन अगर रखी है शीतल जी, तो 27 अगस्त 2012 का एक वाकया है और आपने शेरो शायरी की बात की, मौन की बात की, तो उनकी खामोशी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। और तब मनमोहन सिंह ने एक शेर में इसका जवाब दिया था, जिसमें कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ये लाइनें आज भी याद की जाती है। बहरहाल अकू जी का बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ शीतल पी सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज अब शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। कजाकिस्तान प्लेन क्रैश की तस्वीर हाल ही में सामने आई थी, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी।